This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for class 9. Unit 7 Life Skills, इसमें हम यूनिट अभी कर रहे हैं 7.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस. इसमें ट्रांसलेशन है और प्रीफिक्सेस हैं. Unit 7 Life Skills, Unit 7.3 Language Practice. Translation. Translating from one language to another requires special skills. एक ज़ुबान का दूसरी ज़ुबान में तर्जमा करने के लिए कुछ महारत की ज़रूरत होती है, ख़ास महारत की ज़रूरत होती है. One cannot translate word for word, as words take different meanings in different context, even in the same language. लफ्ज़ पे लफ्ज़ तर्जमा नहीं होता, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होते हैं, या जिसको बामुहावरा तर्जमा आप कह सकते हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है ग्रामर की, वर्ब्स की, फिर वर्ड्स की. कुछ वर्ड्स के मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेम होते हैं या कुछ डिफरेंट होते हैं. तो इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है जब हम तर्जमा कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं एक से दूसरी लैंग्वेज में. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड ट्रांसलेट देम. इनको ट्रांसलेट करना है, उर्दू या सिंधी में करें. जो नीचे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई विल गो टू मरी इन स्प्रिंग, मैं मौसम बहार में मरी जाऊंगा. देयर इज अ स्प्रिंग ऑफ हॉट वाटर इन मंगू पीर इन कराची. ठीक है, मंगू पीर, कराची में मंगू पीर है, वहां गर्म पानी का चश्मा है. अब देखें, ऊपर स्प्रिंग का मीनिंग कुछ और है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, यानी लाइन पढ़ते हुए, जुमला पढ़ते हुए हमें आइडिया हो गया कि ये मौसम की, सीजन की बात की जा रही है, वेदर की बात की जाती है. और देयर इज स्प्रिंग इन हॉट वाटर इन, ये पढ़ते ही हमें पता चल गया कि ये पानी के चश्मे की बात हो रही है. यहाँ पे इसका मतलब यही है. इसको कहते हैं कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग चेंज होना वर्ड्स के. अब देखें, इंग्लिश में दोनों वर्ड्स हैं. अब आगे और एग्जाम्पल है, देखिए दोनों वर्ड्स हैं लेकिन उनके मीनिंग चेंज हैं दोनों जगह पे. Since our spring is broken, this clock is not working. जब से इस घड़ी का स्प्रिंग टूटा है, ये घड़ी काम नहीं कर रही. अब यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, और हमें पता चल गया, जुमला पढ़ के हमें पता चल गया कि यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब क्या है. स्प्रिंग है, विद अ स्प्रिंग द रनर क्रॉस द विनिंग लाइन. ठीक है. अब इन चारों सेंटेंसेस के अंदर आपने देखा कि वर्ड एक ही है लेकिन इनके डिफरेंट मीनिंग है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग डिफरेंट है जो भी पॉसिबल है. तो जब हम एक जुमला या लाइन पढ़े होते हैं तो हमें उसके पॉसिबल मीनिंग का पता चल जाता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का ये मीनिंग आएगा. ठीक है. तो ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है. ट्रांसलेशन होती है ट्रांसलेट इनटू उर्दू भी और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी. ठीक है. ये एक्टिविटी आप करते हो, एग्जाम में आती है, पैसेज भी आता है, कभी सेंटेंसेस भी आते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर आगे देखते हैं, नंबर 1 के, उसमें हमें क्या करना है. यूनिट 7.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू और सिंधी. ये नीचे जो जुमले दिए गए हैं, 12 जुमले हैं, इनका तर्जुमा करें, उर्दू में करें या फिर सिंधी में करें. तो डेफिनेटली उर्दू में करना आसान है. राइट द ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. फिर तर्जुमा करके वो उन जुमलों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए. आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर योर वर्क विद योर पार्टनर, मेक एनी चेंजेस नीडेड एंड रीराइट दी सेंटेंसेस. इसका ये मतलब है कि एक दो स्टूडेंट की हेल्प के साथ आप रीचेकिंग करें, अपने काम को एडिट करें, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे इसकी करेक्शन कर लें. स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसलेशन. Number 1, the train left the station at 7 o'clock. ट्रेन स्टेशन से कब चली गई थी? 7 बजे तक जा चुकी थी, चली गई थी. नेक्स्ट है, I can train you to become a good cricketer. मैं तुम्हें एक अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए तुम्हारी तरबियत कर सकता हूँ. नेक्स्ट है, there is plenty of light in this room. इस कमरे में काफ़ी रोशनी है. नेक्स्ट है, प्लीज लाइट ऑल द कैंडल्स ऑन द केक. केक के ऊपर जितनी भी मोमबत्तियां हैं वो जला दें मेहरबानी से, या बराए मेहरबानी
केक के ऊपर जितनी भी मोमबत्तियां उनको जला दें, यानी ऑन करें उनको। नंबर 5, जमाल ऑफर टू बुक आवर सीट्स ऑन द बस। जमाल ने हमें पेशकश की कि वो बस में हमारी सीटें बुक करा दे या उनकी रिजर्वेशन करा देगा मतलब। नंबर 6 है, हैव यू सीन माई न्यू बुक। क्या आपने मेरी नई बुक देखी है, ये सवाल है। नंबर 7 है, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टेट देयर रीजंस फॉर बीइंग लेट। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, तलबा से कहा कि वो अपने देर से आने की वजह बताएं, या उनसे पूछा, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से पूछा कि उनके देर से आने की वजह क्या है। ट्रांसलेशन करते हुए ज़रूरी नहीं होता कि हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करें, वर्ड टू वर्ड। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से एवरेज आप उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं देते, मीनिंग नहीं बदलते, बात नहीं बदलते। नेक्स्ट नंबर 8 है, देखिए, द स्टेट शुड इंश्योर दैट ऑल पीपल फॉलो द रूल्स। रियासत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तमाम लोग रूल्स को फॉलो करें, यानी असूलों पे अमल करें, जो भी रियासती कवानीन हैं उन पे अमल करें। नंबर 9, दिस इज एग्जैक्टली माई पॉइंट दैट वी शुड लीव अर्ली। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें जल्दी जाना चाहिए। नंबर 10, डोंट पॉइंट एट पीपल व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट देम। जब कभी आप किसी के बारे में बात कर रहे हो ना, तो उनकी तरफ इशारा करके बात नहीं किया करें, या जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो तो हमें उनकी तरफ इशारा नहीं करना चाहिए, इशारा करते हुए बात नहीं करनी चाहिए। नंबर 11, माई पॉइंट, माई ब्रदर गॉट द फर्स्ट रैंक इन हिज फाइनल टेस्ट। मेरे भाई ने फाइनल टेस्ट में या फाइनल एग्जाम में या फाइनल इम्तहान में ए ग्रेड में नंबर हासिल किए हैं, बहुत अच्छे नंबर हासिल किए, अव्वल दर्जे के नंबर हासिल किए। नंबर 11, माई ब्रदर गॉट द फर्स्ट रैंक इन हिज final test. And number 12 is the rank of a soldier depends on many factors. एक सोल्जर का जो रैंक है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर यानी बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है उसका मकाम, एक फौजी का मकाम जो है, या एक फौजी का रुतबा, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी इन्हिसार करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि अनदर पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल ट्रांसलेटिंग इज दैट इन figurative language the meaning of the words or expressions used is different from the literal meaning. बाज़-औक़ात ट्रांसलेशन करते हुए ये भी पॉइंट आता है कि कुछ अल्फाज या जो वर्ड्स को हम इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए, उनका मीनिंग जो है ना वो लिटरल मीनिंग से थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, यानी इस्तिलाही मतलब या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कुछ मुहावरतन कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे चीज़ ना बामुहावरा अल्फाज, बामुहावरा मुहावरात वगैरह, उनके जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग डिफरेंट होते हैं थोड़े से। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से, नीचे जैसे एग्जाम्पल्स हैं, देखिए ये दोनों हैं। ट्रांसलेट लिटरली द फॉलोइंग 2 sentences into उर्दू और सिंधी। शी हैज़ अ स्वीट टूथ एंड दिस न्यूज़ इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स। अब अगर हम इनका लफ्ज़ी तर्जमा करें, ठीक है, और इस्तिलाही तर्जमा, दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है ना, दोनों डिफरेंट। अब ये पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि मीठा दांत और मेरे कानों में म्यूजिक की तरह ये खबर, कुछ समझ नहीं आ रही ना इस बात की, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस इस तरह से लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, और इनका बामुहावरा तर्जमा क्या होता है जो कि नीचे है। The actual meaning of these sentences is as follows. Now translate these 2 sentences. जैसे A है, A का मीनिंग क्या है एक्चुअली, असल में क्या है, She loves sweet things, मतलब जैसे स्वीट डिश खाना पसंद करना, चॉकलेट्स, कैंडीज वगैरह। She has a sweet tooth का मतलब ये है, She loves sweet things, यानी खाने में मीठी चीज़ें पसंद हैं उसको। नेक्स्ट है, This news is music to my ears, इसका मतलब यह है कि I am very pleased to hear this news, कि मुझे ये खबर सुन के बहुत खुशी महसूस हुई है, इसका मीनिंग ये है। तो इस तरह भी ट्रांसलेशन में बाज़-औक़ात होता है, आप इस पॉइंट को भी ज़हन में रखिए। यूनिट 7.3 एक्सरसाइज नंबर 2। अब ये सेंटेंसेस हैं
और इनके मीनिंग जो है, इनके रियल मीनिंग बताने हैं आपको, ठीक है। उर्दू या सिंधी में इनकी ट्रांसलेशन करनी है और इनका इम्पैक्ट क्या है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं, कि इनका सही मतलब क्या है इसका, ये आपने बताना है। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया एग्जाम्पल में, जैसे शी हैज़ अ स्वीट टूथ का मतलब क्या था, शी लव्स स्वीट थिंग्स। अच्छा जी, तो नंबर 1 है द सन पीक्ड हैप्पीली फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। बादलों के पीछे से चमकता हुआ चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसका मतलब यही हो सकता है पॉसिबल। नंबर 2 है द ट्रीज डांस्ड बैक एंड फोर्थ इन द विंड। बहुत तेज हवा चल रही थी और उसमें सारे दरख्त झूम रहे थे। ये तो नहीं हो सकता ना कि पर डांस कर रहे थे आगे और पीछे होकर इस तरह से, मतलब उनकी मूवमेंट बहुत खूबसूरत थी, वो झूम रहे थे तेज हवा में सारे दरख्त, इसका ये मतलब है, यानी वो सीन बहुत अच्छा लग रहा था। नंबर 3 है इट वॉज टाइम टू गो होम बट द बेल रिफ्यूज टू रिंग। यानी छुट्टी का वक्त हो गया, घर जाने का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक बेल नहीं बजी। अब बेल ने खुद तो इनकार नहीं करना कि मैं नहीं बजूंगी, मतलब मीनिंग इसका यही है। नंबर 4 द एंग्री स्काई रोड एंड थ्रू लाइटनिंग अराउंड। आसमान से खौफनाक किस्म की बिजली कड़की, गरज चमक के साथ आसमान से बहुत खौफनाक किस्म की बिजली कड़की। The delicious smell of pudding pulled me to the kitchen. इतनी ज़्यादा कोई मज़े की स्वीट डिश थी, इतनी खूबसूरत उसकी खुशबू थी, भीनी भीनी खुशबू ने मुझे मजबूर किया कि मैं किचन में चली जाऊं। मतलब खुशबू आई बहुत अच्छी खाने की, और खुशबू फील करते हुए हम फौरन किचन में चले गए इस इरादे से कि हम खा के देखें क्या है ये। नंबर 6 आई कैन सी दैट न्यूज़ ट्रेवल्स क्विकली। मुझे पता है कि ये खबर बहुत तेज़ी से फैलेगी। नंबर 7 आई विश यू वर नॉट ऑलवेज सच अ चिकन। ये एक इडियम होता है, मतलब मुहावरा होता है, इसका ये मतलब है कि बुज़दिल होना, टू बी अ चिकन। तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम कभी भी बुज़दिल ना होते। द नेक्स्ट है नंबर 9 यू आर माई गार्डियन एंजल। गार्डियन एंजल का ये मतलब होता है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला हो, तो इस तरह हो जैसे इसका मतलब मीनिंग यही है कि आप मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। नंबर 10 आई बीन ऑन क्लाउड 9 ऑल डे। ऑन क्लाउड 9 ऑल डे, इसका ये मतलब होता है, क्लाउड 9 का मतलब इस इडियम का ये है कि बहुत ज़्यादा खुश होना, टू बी वेरी हैप्पी। तो सारा दिन मैं आज बहुत खुश रहा। अब यूनिट 7.3 एक्सरसाइज 3 है, दिस इज अ ट्रांसलेशन कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स, हियर आर द स्टेप्स। ट्रांसलेशन कंपटीशन रखें ग्रुप्स बना के, और उसको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइक योर टीचर विल डिवाइड यू इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। क्लास में 4 ग्रुप बना लें। ईच ग्रुप विल सेलेक्ट 10 sentences फ्रॉम द स्टोरी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपने स्टोरी पढ़ी है, एक किंग वाली, कि वो 3 सवालात के जवाब तलाश करता है, ठीक है। इसमें से 10 जुमले, एक ग्रुप 10 जुमले सेलेक्ट करे एंड राइट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पे लिख ले। वंस ऑल द ग्रुप्स हैव रिटन, जब सारे ग्रुप 10-10 जुमले लिख लेंगे डिफरेंट, टीचर विल कलेक्ट ऑल द पेपर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू द अदर ग्रुप्स। फिर टीचर उनसे वो काम लेके लिखा हुआ दूसरे ग्रुप्स को दे दे। फिर क्या होगा कि दीज ग्रुप विल ट्रांसलेट दम इनटू उर्दू। फिर जब दूसरों को वो देंगे, जैसे एक ग्रुप इंग्लिश के सेंटेंसेस लिख रहा है कोई भी 10, दूसरों को देंगे वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इस तरह उनसे इंग्लिश में लिखे हुए दूसरे ग्रुप को देंगे तो उनको उर्दू में वही ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। आफ्टर ट्रांसलेशन हैज बीन डन, वन मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप विल कम अप, रीड दिस सेंटेंस एंड इट्स ट्रांसलेशन। सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद ग्रुप में से एक स्टूडेंट कोई भी आएगा और इसको प्रेजेंट करेगा पूरी क्लास के सामने, जैसे सेंटेंसेस बोले और फिर उसकी ट्रांसलेशन बताएं। इफ द ट्रांसलेशन इज करेक्ट द ग्रुप गेट्स अ पॉइंट। अगर ट्रांसलेशन सही है, दुरुस्त है, तो फिर उनको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। इस तरह से द ग्रुप्स विद द मोस्ट पॉइंट्स विल विन। जिस ग्रुप के ज़्यादा पॉइंट होंगे वो विन कर जाएगा। इस तरह गेम भी होगी, कंपटीशन भी होगा और आप लर्न भी करोगे और आपकी चैप्टर की रिविजन भी हो जाएगी। Unit 7.3 Language Practice, Prefixes Continued.
सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस ये आपने पहले भी पढ़े हैं। जैसे कुछ वर्ड्स के बाद में ऐड करते हैं और कुछ वर्ड्स ऐड से पहले कुछ एडिशन कर देते हैं, पहले ऐड करते हैं, तो इनके मीनिंग्स बन जाते हैं या कंपोज हो जाते हैं न्यू वर्ड्स। ठीक है। वी समटाइम्स ऐड अ पेयर और ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, कुछ लेटर होते हैं या फिर अल्फाबेट्स का ग्रुप होता है एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। कोई भी वर्ड शुरू हो रहा हो शुरू में, टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। यानी एक कोई भी लफ्ज़ है वो शुरू होता है बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर, हम कुछ लेटर उसमें ऐड करते हैं, यानी अल्फाबेट्स एक दो हो सकते हैं या ग्रुप हो सकता है 3-4 लेटर या 1-2-2-3 लेटर्स, वो हम ऐड करते हैं तो नया ग्रुप बनता है और मीनिंगफुल वर्ड बनता है। एज डिस्कस्ड इन यूनिट नंबर 4.3, ये हम यूनिट नंबर 4.3 में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज भी इसकी कर चुके हैं। These are called prefixes, इनको prefixes कहते हैं। जैसे सिंपली उर्दू में आप करते हो साबके और लाहके। ठीक है, साबके साबिक यानी पहले, प्रीफिक्स को उर्दू में कहते हैं साबके, और लाहके सफिक्सेस जो बाद में ऐड करते हैं, जो अल्फाबेट्स वर्ड के लास्ट पे एंड पे ऐड करने के बाद जो न्यू वर्ड्स कंपोज होते हैं वो लाहके होते हैं। तो ये एक्सरसाइज किसकी है? प्रीफिक्सेस की। एक्सरसाइज नंबर 4, fill in the blanks in the following exercise by using the prefix un, un, ये आपने हर वर्ड के साथ ही ऐड करना है with the appropriate given words। अब ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इन ब्लैंक्स में उनको फिल कर देना है, जैसे मीनिंग के हिसाब से जो भी यहाँ पे सूट कर रहा हो। जैसे वर्ड्स हैं हैप्पी, फ्रेंडली, वाइज, हेल्दी, ग्रेटफुल, पहले आपने इनको चेंज करना है, साथ में क्या ऐड करके, un। जैसे अनहैप्पी फ्रेंडली हो जाएगा अनफ्रेंडली, फिर अनवाइज, अनहेल्दी, अनग्रेटफुल। अब ब्लैंक्स फिल करते हैं। नंबर 1 पे देखिए, एन डैश पर्सन ऑफन फॉल्स सिक, एन अनहेल्दी पर्सन, एन अनहेल्दी पर्सन ऑफन फॉल्स सिक, शख्स जो ज़्यादा सेहतमंद नहीं हो, कमज़ोर हो, तो वो अक्सर बीमार पड़ जाता है, यहाँ पे अनहेल्दी लिख लें। नंबर 2 है सबा इज वेरी, नंबर 2 पे है सबा इज वेरी डैश एंड डज नॉट लाइक मीटिंग पीपल, यहां पर आएगा अनफ्रेंडली, सबा इज वेरी अनफ्रेंडली। नंबर 3 है पीपल हु आर डैश नेवर थैंक अदर्स फॉर हेल्पिंग देम, पीपल हु आर अनग्रेटफुल। नंबर 4, बदर वॉज वेरी डैश बिकॉज ही लॉस्ट हिज फेवरेट वॉच, बदर वॉज वेरी अनहैप्पी, क्योंकि उसकी फेवरेट घड़ी गुम गई थी, इसलिए वह बहुत अनहैप्पी था, बहुत नाखुश था, वॉज वेरी अनहैप्पी। नंबर 5, माई अंकल टुक एन अनवाइज डिसीजन, ठीक है, माई अंकल टुक एन अनवाइज डिसीजन ड्यू टू विच ही सफर्ड अ बिग लॉस, बहुत उन्होंने बिल्कुल अनवाइज डिसीजन लिया, एक फैसला लिया जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, यानी अकल से फैसला नहीं लिया था। ठीक है, अब ये आपने फिल कर लिए, इनके आंसर्स आपको फिर से बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं आपके लिए। नंबर 1 पे आएगा अनहेल्दी, नंबर 2 अनफ्रेंडली, नंबर 3 अनग्रेटफुल, नंबर 4 अनहैप्पी, नंबर 5 अनवाइज। यूनिट 7.3 एक्सरसाइज 4 आंसर्स हैं। नंबर 1 unhealthy, number 2 unfriendly, number 3 ungrateful, number 4 unhappy, number 5 unwise। Exercise B है fill in the blanks in the following exercise by using the prefix in। अब इसमें आपने prefix क्या लगाना है, I and in, ये अल्फाबेट 2 लेटर से with the appropriate given words। जैसे वर्ड्स हैं correct, sufficient, active, attentive और complete। अब सबके साथ स्टार्टिंग पे आपने लिख देना इन, जैसे करेक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट, देन इनसफिशिएंट, इनएक्टिव, इनअटेंटिव, इनकम्प्लीट। अब ब्लैंक्स फिल करते हैं। नंबर 1, दिस स्मॉल बॉय इज वेरी एंड डज नॉट टेक पार्ट इन एनी वर्क, इसको कैसे फिल करेंगे, दिस स्मॉल बॉय इज वेरी इनएक्टिव and does not take part in any work, inactive है यहाँ पर।
Number 2, the judge was upset with the prisoner for giving an dash statement to the court, for giving an incorrect statement to the court. Number 3, don't leave your work incomplete or the boss will be angry. Don't leave your work incomplete. Number 4, Sajid is very inattentive in class, hence he often fails in the tests. Number 5, this amount of money is insufficient if you want to buy a new computer. ये रकम नाकाफी है अगर आप एक नया कंप्यूटर लेना चाहते हो. So I repeat the answers. 1, inactive. 2, incorrect. 3, incomplete. 4, inattentive. 5, insufficient. Unit 7.3 exercise 4B answers. Number 1, inactive. Number 2, incorrect. Number 3, incomplete. Number 4, inattentive. Number 5, insufficient. Unit number 7.3 exercise C. Fill in the blanks in the following exercise by using the prefix dis, D-I-S, with the appropriate given words. अब ये जो words हैं इनके साथ आपने ऐड करना है, स्टार्टिंग पे ऐड करना है dis, D-I-S, और फिर इनसे blanks को fill करना है. इन वर्ड्स में से जो भी मुनासिब मीनिंग के लिहाज से अल्फाज हैं उनको चूज करके सेलेक्ट करके इन ब्लैंक्स को फिल करें. लेट्स स्टार्ट. वर्ड्स कौन से हैं? सेटिस्फाइड, ओबीडियंट, ऑनेस्ट, लॉयल, अग्री. इन सब के साथ हमने स्टार्टिंग पर डिस ऐड किया, प्रीफिक्स लगा दिए, जैसे डिससेटिस्फाइड, डिसओबीडियंट, डिसऑनेस्ट, डिसलॉयल, डिसअग्री. अब ब्लैंक्स फिल करते हैं. नंबर 1 है वी समटाइम्स डिसएग्री इवन विद आवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स. बाज़ औक़ात हम अपने बहुत ज़्यादा करीबी दोस्तों के साथ भी किसी चीज़ पे डिसएग्री हो जाते हैं, यानी कि उनकी बात पे मुत्तफिक नहीं होते. नंबर 2 है वी कैन नॉट ट्रस्ट डिसलॉयल पीपल एज दे कैन चीट अस. डिसलॉयल जो वफादार नहीं होते, हम उन पे भी कभी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें धोखा दे सकते हैं. तो यहाँ पे आएगा डिसलॉयल. नंबर 3 है disobedient. यहाँ पे क्या आएगा? disobedient. A disobedient child can cause many problems for the whole family. disobedient का मतलब नाफरमान बच्चा या जो बात नहीं मान रहा हो. नंबर 4 है our teacher was dissatisfied with our performance in the competition. And number 5 क्या है? We should never be dishonest to our country. रिपीट कर देती हूँ. नंबर 1 पे है disagree, then disloyal, फिर disobedient, dissatisfied and dishonest. Unit 7.3 exercise 4C answers हैं. Number 1 disagree, number 2 disloyal, number 3 disobedient, number 4 dissatisfied, number 5 dishonest. ये आंसर्स हैं. इसके साथ मैं आपको बात मेंशन करना चाहूँगी, एक पॉइंट कि जब आप ब्लैंक्स फिल कर रहे हो तो आपने फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज नहीं करना, कैपिटल लेटर नहीं लिखना. जैसे यहाँ पे आपको डी कैपिटलाइज नज़र आ रहा है, यहाँ पे तो सिंगल वर्ड मेंशन हुआ है एज एन आंसर. जब आप सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए सेंटर में आप वर्ड लिखोगे तो जाहिर है वहाँ पे आप स्मॉल लेटर से इसको यूज़ करोगे, क्योंकि पंक्चुएशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है जब भी आप राइटिंग कर रहे हो. तो जब आप स्टडी करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, इन सब चीज़ों को नोटिस किया करें. थोड़ी सी सीखने से, थोड़ी सी तरह की लर्निंग से आपकी सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, बहुत स्किल्स, ग्रामर की, स्ट्रक्चर्स की. Thank you very much for listening to the instructor of